नमस्कार, आदाब, सलाम। मैं एनजीओ न्यूज कवरेज से समद भाई शेख। दर्शक मित्रों, आज हमारी लोक समस्या निदान केंद्र द्वारा इस्लाम विस्तार के अंदर रेती पीड़ित महिलाओं के लिए कायदे की जानकारी। जैसे कि इस्लाम विस्तार के अंदर कई पीड़ित महिला है जो पढ़ी लिखी नहीं है और उन्हें कायदे की मालूमात नहीं है। ऐसी पीड़ित महिलाओं के लिए हमारे लोक समस्या निदान केंद्र के एडवोकेट मुनाफ भाई ए मस्तान जो फ्री कानूनी सहाय मार्गदर्शन आपको बताएंगे। देखिए हमारा ये वीडियो। जय हिंद, जय भारत। दर्शक मित्रों, लोक समस्या निदान केंद्र चौक बाजार द्वारा उनके प्रमुख समद भाई शेख ने बहुत अच्छी कोशिश की है कि स्लम क्लियरेंस में वो पीड़ित महिलाओं को मुफ्त में कानून की सलाह मिले और वो अपने अधिकार से वाकिफ हो। इसलिए सूरत शहर के वकीलों द्वारा कानून की सलाह दर्शकों तक पहुंचे और वो भी मुफ्त में मिले, इसलिए उन्होंने इंतजाम किया है। मैं मुनाफ भाई मस्तान आज आपके सामने प्रस्तुत हूँ कुछ चंद कानूनी मसाइल को लेकर। सबसे पहले मैं आपको आगाह करता हूँ कि मानव अधिकारों में से एक अधिकार स्त्रियों का भी है और वो उसे पार्लियामेंट द्वारा उस अधिकार को स्त्रियों को मिले, खवातीनों को मिले। इसलिए 2005 में पार्लियामेंट ने द प्रोटेक्शन ऑफ वुमन फ्रॉम डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट यानी घरेलू हिंसा अत्याचार के सामने महिलाओं की सुरक्षा मिले, इसलिए एक अधिनियम कानून बनाया गया। इससे पहले महिलाएं चार दीवारों के बीच में घरेलू हिंसा की भोग बनती थी, उनके ऊपर अत्याचार होते थे, लेकिन वो घर संसार टूट न जाए इसलिए जाहिर में कोई फरियाद करती नहीं थी और इसी तरह ये फरियाद बाहर भी नहीं आती थी। सरकार ने इस कानून के जरिए औरतों को ये अधिकार दिया कि वो अपने खिलाफ जो भी अत्याचार हिंसा होती है उसके लिए फरियाद कर सके। पहला इस कानून में प्रोविजन दिया प्रोटेक्शन का। प्रोटेक्शन मतलब औरतों की सुरक्षा का। आज दिन तक चार दीवारों के बीच में औरतों के ऊपर जो भी जुल्म होता था उसके लिए ना कोई फरियाद होती थी और औरतें खुद भी फरियाद करने बाहर नहीं जाती थी। उसे हमेशा डर महसूस रहता था कि फरियाद अगर करूंगी तो मेरा संसार टूट जाएगा। लेकिन ये कानून ने आपको ये प्रोविजन दिया कि आप प्रोटेक्शन के लिए फरियाद कर सकती हैं। अब प्रोटेक्शन कैसे, मैं आपको समझा देता हूँ कि डोमेस्टिक रिलेशन, पहले तो आप समझ लीजिए कि डोमेस्टिक रिलेशन क्या है। डोमेस्टिक रिलेशन का मतलब औरत के साथ शेयर हाउस होल्ड में रहने वाले के खिलाफ फरियाद कर सकती है अगर उसके ऊपर अत्याचार होते हैं, चाहे वो उसका पति हो, चाहे उसका फादर हो, चाहे उसका भाई हो। ये कानून में ये भी फैसिलिटी दी गई है कि हस्बैंड वाइफ अगर मैरिज रिलेशन से है तो भी पति के सामने फरियाद कर सकती है, लेकिन अगर कोई लिव इन रिलेशन में रहती है तो भी फरियाद कर सकती है। इस तरह औरत अपने भाई के सामने भी फरियाद कर सकती है। जैसे कोई जायदाद को लेके औरतों पे जुल्म होता है या किसी औरत को इसके फादर परेशान कर रहे हैं तो भी फरियाद कर सकती है। और ये फरियाद एक औरत दूसरी औरत पे भी कर सकती है, यानी औरत को मुकम्मल प्रोटेक्शन का प्रोविजन किया गया है। इसके तहत वो समाज सुरक्षा अधिकारी में जाके फरियाद कर सकती है, डायरेक्ट कोर्ट में जाके भी फरियाद कर सकती है। अब मैं आपको शॉर्ट में बता दूं कि इस कानून में क्या क्या प्रोटेक्शन दिए गए,
क्योंकि इसके पहले औरत के ऊपर जो भी अत्याचार होता था, जो भी उसको प्रॉब्लम्स थे, उसके लिए अलग अलग कोर्ट में अलग अलग कायदे के तहत अलग अलग अर्जी करना पड़ती थी और इसके लिए उसको बहुत परेशानी झेलना पड़ती थी। इसलिए सरकार ने एक कॉम्पैक्ट लॉ बना दिया। कॉम्पैक्ट लॉ इन अ सेंस के एक ही कानून के तहत अलग अलग प्रोविजन दिए हैं ताकि औरत एक ही फरियाद के जरिए उसके सारे प्रॉब्लम को सॉल्व कर सके। अब ये कानून में क्या क्या प्रोविजन है मैं आपको ब्रीफ में बता देता हूँ कि पहला सेक्शन 18 में प्रोटेक्शन का राइट दिया है। प्रोटेक्शन इन अ सेंस अगर औरत को प्रोटेक्शन की सुरक्षा की जरूरत है, उसके ऊपर किसी भी किस्म का अत्याचार या हिंसा होती है तो वो कोर्ट में जाके अर्जी कर सकती है और कोर्ट ऑर्डर दे के उसको प्रोटेक्शन दे सकता है और वो प्रोटेक्शन ऑर्डर की एक नकल पुलिस स्टेशन में और एक समाज सुरक्षा अधिकारी को भी पहुंचाई जा सकती है। और अगर कोई इंसान उस ऑर्डर का अमल नहीं करता है तो भी औरत को राइट यह है कि पुलिस स्टेशन में सेक्शन 31 के मुताबिक उसके ऊपर सामने एफआईआर कर सकती है और ये नॉन बेलेबल और कॉग्निजेबल ऑफेंस है। यानी सिर्फ पेपर ऑर्डर नहीं है, आप ऑर्डर मिलाने के बाद भी अगर आपके ऊपर अत्याचार होता है तो आप पुलिस स्टेशन में डायरेक्ट एफआईआर लॉन्च कर सकती है। सेकेंडली दूसरा एक प्रोविजन है रेसिडेंशियल राइट, मतलब कि आज दिन तक औरत को अपने पति के घर में रहने का अधिकार नहीं था। मेरा कहने का मतलब है कि एट द मर्सी ऑफ द हस्बैंड, यानी हस्बैंड जब तक चाहता था औरत को रखता था और अगर उसको पसंद ना आए तो वो उसको पहने हुए कपड़े से निकाल देता था और औरत मैके में जाके माँ बाप का आसरा लेती थी। तो ये कानून ने बाय वे ऑफ राइट यानी अधिकार दिया कि तुमने शादी की है तो हस्बैंड का राइट है कि हस्बैंड को आपको रखना होगा, यानी हस्बैंड के साथ हस्बैंड के घर में रहने का अधिकार ये कानून ने पहली मर्तबा औरत को दिया है। इसके लिए जरूरी नहीं है कि हस्बैंड की मालिकी का मकान हो। शेयर हाउस होल्ड का मतलब ये है कि हस्बैंड अपनी फादर की प्रॉपर्टी में भी रहता हो या किराए के मकान में रहता हो या गिरवे रखा हुआ मकान में रहता हो, किसी भी हाल में रहता हो। डेट मीन्स कि औरत हस्बैंड जहाँ रहता हो वो घर में रहने का औरत का अधिकार है। इस कानून के तहत कोई भी आदमी, कोई भी हस्बैंड अपनी वाइफ को, अपनी पत्नी को घर से निकाल नहीं सकता। अगर वो कोई निकाल देता है तो ये घरेलू हिंसा अत्याचार के कायदे के तहत वो कोर्ट में जाके खड़ी हो सकती है, फरियाद कर सकती है और कोर्ट से ऑर्डर ले सकती है कि मुझे एज अ वाइफ अपने पति के घर में रहने का अधिकार है तो मुझे दीजिए। ऐसे किस्से में कोर्ट उसको रेसिडेंस राइट देती है और रेसिडेंस राइट का मतलब है हस्बैंड के घर में रहने का राइट। अब कई मरतबा मसला आता है कि हस्बैंड बहुत ही क्रूअल है, मतलब कि त्रास देता है, और हाउ इट इज पॉसिबल कि ऐसे हस्बैंड के घर में रह के कैसे सुरक्षा हासिल कर सकती है। तो अगर ये बात है तो कोर्ट वो हस्बैंड को ऑर्डर कर सकती है कि भाई ये औरत के लिए तुम किराए का मकान रखो, उसका किराया भरो। यानी रेसिडेंस राइट, हस्बैंड के घर में रहने का भी अधिकार है। अगर हस्बैंड अपने घर में नहीं रखता है तो किराए का भी ऑर्डर हो सकता है। यानी डेट मीन्स के मुकम्मल उसका रहठान का प्रोविजन इस कानून में दिया गया है। अब तीसरी बात ये कानून में दी गई है मॉनिटरी रिलीफ। मॉनिटरी रिलीफ का मतलब है कि अगर किसी हस्बैंड ने अपनी औरत को घर से निकाल दिया, ना उसका कोई भरण पोषण कर रहा है, ना मेंटेनेंस कर रहा है और ना इसका कोई मेडिकल का खर्चा कर रहा है, उसको औरत को दवा का खर्चा, कपड़े का खर्चा, जीवन जरूरियात की जितनी भी चीज़ों का खर्चा है वो किससे मांगे, तो उसके लिए भी ये कानून के तहत ये कोर्ट में जाके मॉनिटरी रिलीफ यानी आर्थिक सहायता मांग सकती है और उसमें कोर्ट मेडिकल खर्चा भी दिलाती है और उसका भरण पोषण का खर्चा भी दिलाती है और उसका अमल भी करवा सकती है। तीसरा है कॉम्पेंसेशन, यानी किसी ने अपनी औरत को
त्रास दे के निकाल दिया। अब वो उसकी औरत की जिंदगी खराब हो गई। अब उसकी जिंदगी का मुआवजा यानी वरतर कौन देगा? उसकी तो पूरी लाइफ स्पान खराब कर दी। तो ऐसे किस्से में सेक्शन 22 के तहत वो औरत कोर्ट में अर्जी दे के अपने ऊपर हुआ नुकसान का मुआवजा अपने पति के पास से ले सकती है और कोर्ट उसके लिए ऑर्डर भी करती है। एक और प्रोविजन इसमें बहुत अच्छा दिया गया है कि अगर कोई हस्बैंड बच्चे छीन लेता है, माँ से जुदा कर देता है, और अगर माँ को बच्चे की कब्जा चाहिए तो उसके लिए बहुत लंबा प्रोसीजर था, लेकिन ये कानून के तहत मैजिस्ट्रेट कोर्ट को ये भी पावर दिया गया कि वो बच्चे का कब्जा रिस्टोर यानी फिर से बाप के पास से लेके माँ ले सकती है, यानी कस्टडी का भी ऑर्डर हो सकता है। तीसरा बहुत अच्छा बड़ा प्रोविजन है कि केस चलने में काफ़ी वक्त गुजर जाता है, वो दरमियान वो औरत क्या करे? तो इसलिए कलम 23 में इंटरिम ऑर्डर, डेट मीन्स के वचगाड़े का हुक्म, यानी केस मेरिट के ऊपर चलने में जब वक्त लगता है तो औरत वचगाड़े की अर्जी भी कर सकती है कि तत्काल में मुझे सहायता दी जाए, तो कोर्ट वो वचगाड़े का भी ऑर्डर करती है। एक और प्रोविजन भी बहुत अच्छा है इसमें सेक्शन 26 में, जैसे कि आपका कोई केस फैमिली कोर्ट में चल रहा है, सिविल कोर्ट में चल रहा है, क्रिमिनल कोर्ट में चल रहा है, और वहाँ आपने ऑलरेडी दाद मांगी है, रिलीफ मांगी है, तो ये एडिशनल रिलीफ जो डोमेस्टिक के कायदे में दी है, वो रिलीफ भी आप जाके फैमिली कोर्ट, सिविल कोर्ट, क्रिमिनल कोर्ट में एडिशनली भी मांग सकते हैं। वही मुकदमे में, वही दावे के अंदर ये रिलीफ को आप ज्वाइन कर सकते हैं। और ये कानून के तहत औरत को सुरक्षा का अधिकार, डेट मीन्स के प्रोटेक्शन राइट, पति के घर में रहने का अधिकार, रेसिडेंस राइट, मॉनिटरी रिलीफ, कॉम्पेंसेशन, कस्टडी, ये सब दिया गया है। इसके अलावा एक और चीज़ बहुत अच्छी है कि जैसे कि औरत का गहने, करियावर, स्त्री धन, वो बात मतलब ऐसा होता है कि औरत को पहने हुए कपड़े से निकाल दिया जाता है, उसका सारा सामान हस्बैंड के पास है। जब अगर वो क्लेम करती है तो बोला जाता है कि भाई बिल लेके आओ, बराबर, तुम्हारी मालिकी साबित करो। हस्बैंड बोलता है मेरे पास है ही नहीं। ऐसे किस्से में क्या करोगे? तो ये कानून के तहत औरत को वो राइट दिया गया है कि उसको उसके मैरिज के टाइम पे जो भी स्त्री धन दिया गया है उसको वापरने का अधिकार उसको है। वो गहने, वो सब करियावर की चीजें ससुराल वाले अपने पास रख नहीं सकते, वो उसको वापस औरत को लौटाना पड़ेगा और उसको इस्तेमाल करने देना पड़ेगा। बात मर्तबा औरतों को जो इसके पियर की तरफ से या ससुराल की तरफ से जो गहने दिए जाते हैं, तो शादी के कुछ ही दिनों के बाद सांस लेते ही अपनी कपबोर्ड में रख देती है, उसको इस्तेमाल करने नहीं देती, जैसे कि वो उसके ऊपर अधिकार जताती है और उसको वापरने तक नहीं देती। तो ये कानून के तहत वो उसका भी हक मांग सकती है कि ये चीज़ मेरी है, मेरे स्त्री धन है, मेरे गहने हैं और मेरे को इसका इस्तेमाल करने का राइट है। अगर वो कोर्ट में जाके अर्जी करती है तो कोर्ट उसको उसका भी प्रोटेक्शन देती है और उसको इसका चीज़ें दिलाती है। और ये कानून की में एक चीज़ बड़ी है कि कई मर्तबा लोग लिव इन रिलेशन में रहते हैं, कानूनन मैरिज नहीं करते। अब जब कोर्ट में जब आप मेंटेनेंस का केस करते हो तो आपको मैरिज साबित करना होता है, प्राइमा फेसिकली भी। अगर मैरिज नहीं है तो कोर्ट आपको मेंटेनेंस नहीं दिलाएगी। ऐसे किस्से में क्या होगा? वो हस्बैंड के सामने लिव इन रिलेशन में रह रहा है या नाजायज ताल्लुक रख रहा है और फिर बाद में छोड़ रहा है, तो ऐसे किस्से में भी ये डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट के तहत जाके कोर्ट में अर्जी कर सकती है और अपना अधिकार मांग सकती है। इस तरह आज मैंने ये डोमेस्टिक द प्रोटेक्शन ऑफ वुमेन फ्रॉम डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट को शॉर्ट में बताया और समद भाई ने ये जो मुफ्त कानूनी सहाय और सलाह का जो केंद्र चालू किया है उसके तहत मैं उम्मीद रखता हूँ
कि रफ्ता रफ्ता आपको हर पॉइंट से आगाह करूंगा और इसी पॉइंट को विस्तार से बताऊंगा कि कानून क्या कहता है, कब कब किसी को कैसे अधिकार दिया जाए और कैसे मिल सके। और ये कानून का प्रसारण और लोगों तक उसका नॉलेज पहुंचाना, ये भी एक कानून का भाग है। और एक रिक्वेस्ट मेरी ये भी है कि बाद मर्तबा लोगों को पता नहीं है कि डिस्ट्रिक्ट कोर्ट सूरत और फैमिली कोर्ट सूरत, उसमें मीडिएशन सेंटर रखा गया है और वो मीडिएशन सेंटर में आप डायरेक्ट जाके अर्जी कर सकते हैं। उसके लिए केस दाखिल करने की ज़रूरत नहीं है। आप अर्जी करोगे तो मीडिएशन सेंटर वाले सामने वाली पार्टी को नोटिस निकालेंगे, लेटर लिखेंगे, उसको बुलाएंगे और पंचों के रूबरू, मीडिएटर के रूबरू बातचीत के जरिए भी आपका प्रॉब्लम सॉल्व हो सकता है। यानी बात मतलब कई लोग ऐसा सोचते हैं कि कोर्ट कचहरी नहीं करना चाहिए ताकि मेरे मैरिज लाइफ पर असर होगा, तो केस करना नहीं चाहते, तो वो भी ये मीडिएशन सेंटर का इस्तेमाल कर सकते हैं और अपने प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं। जय हिंद। हाँ तो दर्शक मित्रों, आपने देखे हमारे लोक समस्या निदान केंद्र के एडवोकेट मुनाफ भाई मस्तान द्वारा जो पीड़ित महिलाओं को किस तरह कानूनी कार्रवाई करने का, इसके बारे में आपको मार्गदर्शन बताया गया। इसी तरह हमारे एडवोकेट द्वारा पीड़ित महिलाओं के लिए किस तरह कानूनी कार्रवाई की जाए और उन्हें जल्द से इंसाफ मिले, इसी तरह के हमारे वीडियो आप तक पहुंचते रहेंगे। इसके लिए आपको हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें।